poll. Thank you, sir. श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। सभापति महोदय, आपने हमें वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका और मेरी पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार प्रकट करता हूं। महोदय, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सुधार हेतु इससे पहले 1982, 1986, 1991, 1993, 2002, 2006 और 2013 में अब तक 7 बार संशोधन हो चुके हैं। मौजूदा अधिनियम वन जीवों एवं वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और संकटग्रस्त प्रजातियों के अवैध व्यापार और शिकार पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में किए जा रहे संशोधन स्पष्ट और पारदर्शी नहीं हैं। न ही अनुसूचियों में शामिल की जा रही प्रजातियों को लेकर कोई स्पष्टता है। विशेष रूप से अनुसूची 4 जो CITES को आधार बनाकर जोड़ी गई है, उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं है। प्रस्तावित कानून में वन्यजीव पक्षियों और पादपों के संरक्षण की मूल भावना में परिवर्तन कर केवल वन्यजीव में सीमित कर दिया गया है, जो इस प्रावधान को और अधिक कमजोर बनाता है। प्रस्तावित कानून के तहत जीवित हाथियों को इस प्रावधान से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब हाथियों के ट्रांसपोर्ट, व्यापार या खरीद फरोख्त किया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक की मंशा हाथियों से ऐसे जंगलों को मुक्त कराना भी है जहां अकूत खनिज और कोयला दवा है, जिससे इसका दोहन आसानी से किया जा सके। साथ ही इसमें राज्य वन बोर्ड को भी कमजोर करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा कानून के तहत राज्य वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और वन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसके सदस्यों में अधिकारियों के साथ साथ 10 पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होते हैं। लेकिन इस कानून में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 6A का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड की एक अस्थायी समिति का गठन करने का प्रस्ताव है। इसकी अगुवाई वन मंत्री करेंगे। समिति के सदस्यों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होगी, जिनके नाम मंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। अगर मंत्री चाहेंगे तो अस्थायी समिति के सिर्फ 2 सदस्यों, वन मंत्री और 1 सदस्य के साथ भी काम कर सकते हैं। इससे राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की कोई बैठक साल 2014 से नहीं हुई है। इसके उपाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून के जरिए लकड़बग्घा, अंडमान, जंगली सुअर, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सियार जैसे जानवरों को बर्मिन जीव जंतु की श्रेणी जो फसल या अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं में डालने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो मनुष्य को डायरेक्ट रूप से हानि पहुंचाता है और यह फसल भी बर्बाद नहीं करते हैं। इस संशोधन द्वारा इनकी आसानी से हत्या की जा सकेगी और इनके चमड़े का गैर कानूनी व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार को इस पर विस्तृत विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियों का अवैध व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर हो रहा है। तकनीकी के ज़माने में इंटरनेट ऐसे व्यापार को और अधिक बढ़ा रहा है। ऐसे प्रजातियों को लेकर डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2019-20 की रिपोर्ट में भी इस बढ़ते अवैध कारोबार पर चिंता जताई गई है। ऐसे में सरकार को इस साइबर अपराधों की श्रेणी में रखते हुए इस अधिनियम में प्रावधान करना चाहिए। वही विशेष रूप से संरक्षित वन्यजीवों के खिलाफ हुए अपराध
या उल्लंघन के लिए जुर्माने की रकम वर्तमान में 25,000 रुपये है, इसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये किया जाए और दंड के प्रावधान को और अधिक कठोर बनाया जाए एवं हाथी रिजर्व या हाथी कॉरिडोर को ठीक वही कानूनी श्रेष्ठता प्राप्त हो जैसे टाइगर रिजर्व को है। साथ ही वन्यजीव के पुनर्वास के प्रबंधन पर जोर देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, साथ साथ माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि वन क्षेत्र के अंदर जो गांव बसे हैं उन गांवों के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और जनपद स्तर पर अधिकारियों के द्वारा रास्ते को बनने से भी रोक दिया जाता है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि कानून बनाकर रास्ते को बनाने के लिए निर्देश दिया जाए। साथ साथ मेरे क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर में 2 जनपद आते हैं और जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है, अक्सर जंगली जानवर चीता और जंगली जानवर तमाम मनुष्य के बच्चों को, जानवरों को इस तरीके से जंगल में उठा ले जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि श्रावस्ती और बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जनपद है, माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसके किनारे उनसे बचने के लिए कम से कम विशेष रूप से व्यवस्था करें। धन्यवाद। श्री मोहम्मद फैसल जी। Thank you very much.